गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ये बातें आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और फीचर्स होते हैं वो तो आपको सभी बता देते हैं, मगर ये जो कुछ डार्क रियलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स होती है वो आपको कोई भी बताता नहीं है। और अगर ये जानकारी आपके पास नहीं होती है तो आप एक दिन डेट के बहुत बड़े चंगुल में फंस सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आप अपने सारे खर्चे अपने सेविंग्स में से करते हैं और उसी में से अपने पूरा खर्चा उठाते हैं। आप जब मॉल जाते हैं तो आपको पता पड़ता है कि वहाँ पर एक सेल्समैन है जो आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताता है। आप पेट्रोल पंप जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक सेल्समैन मिलता है जो आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताता है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो होती हैं, बैंक्स होते हैं, वो आपको क्रेडिट कार्ड सेल्स करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली पहले क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड जो होता था वो आपको खरीद जाके अप्लाई करना पड़ता था, आपको बेचा नहीं जाता था। मगर आजकल क्या होता है कि कंपनीज हो गई और फाइनेंशियल कंपनीज हो गई और बैंक्स हो गई है, आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिस और कुछ उसके साथ कुछ फीचर्स भी ऑफर करते हैं जिससे आपको वो एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन लगे क्रेडिट कार्ड लेना। तो आप जब भी जाएँगे तो आपको सेल्समैन बताएगा कि आपको जॉइनिंग फ़ीस नहीं लगेगी, कोई एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा और आपको बहुत सारे वेलकम बेनिफिट्स भी मिलेंगे इसके साथ। तो इस तरह से आपको एक अट्रैक्टिव सा प्रपोज़िशन पेश किया जाएगा जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। जब आप ये सब सुनेंगे तो आपका मन करेगा कि आप जाके पता करें इसके बारे में। आपके पास अगर सेविंग्स अकाउंट है तो आप अपने बैंक में जाएँगे और जाके इसकी जानकारी निकालेंगे। तो बैंक मैनेजर आपको एक उसका उनका जो बैंक में सेल्स मैनेजर होगा क्रेडिट कार्ड का, उसके पास भेजेगा। वो आपको सारे फीचर्स और बेनिफिट एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि आपको जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको कोई जॉइनिंग फ़ीस नहीं लगती है। जॉइनिंग फ़ीस क्या होती है? जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक इनिशियल अमाउंट पे करना होता है, जो कि 1500-2000 रुपए के लगभग होता है। पहले ये अमाउंट हर क्रेडिट कार्ड जो भी एप्लीकेशन डालता था उससे काटा जाता था, क्योंकि बैंक क्रेडिट कार्ड ज़्यादा ऑफ़र नहीं करती थी। पर क्योंकि आजकल बैंक्स बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रही हैं, सभी बैंक्स क्रेडिट कार्ड आपको सेल करना चाहती हैं, तो वो आपको ये जॉइनिंग फ़ीस नहीं लेती हैं, तो कोई जॉइनिंग फ़ीस नहीं लगती है। फिर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड इन जनरल क्या होता था कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको एक एनुअल फ़ी चार्जेस पे करना पड़ता था, एनुअल फ़ीस के नाम से, जो कि 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, वो आपको पे करना होता था कि हर साल आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो बैंक्स वगैरह आजकल ये भी ऑफर कर रहे हैं कि आपको कोई एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा। फिर उसके अलावा आपको कुछ वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं। जब जैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड नया मिलता है तो आपको उसके साथ कुछ जुड़े हुए बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आपको जैसे कि आप फूड डिलीवरी ऐप में कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको कैशबैक मिलेगा। मतलब कि अगर आपने 1000 रुपये का फूड ऑर्डर किया तो उसमें आपको 100 रुपये या 50 रुपये इस तरह का कैशबैक मिल जाएगा। आप कुछ ई कॉमर्स साइट में जाके क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस करते हैं तो आपको उसमें कैशबैक मिल जाएगा। आपको हर परचेज जो भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं उसमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। उस रिवॉर्ड पॉइंट का यूज़ करके आप और कुछ खरीद सकते हैं। बैंक के ऑथराइज्ड जो उनका पोर्टल है उसमें जाके आप वो रिवॉर्ड पॉइंट का यूज़ करके कुछ भी परचेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कभी भी एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको लाउंज एक्सेस मिल जाती है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। कुछ इस तरह के फीचर्स आपको ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि वैल्यू बैक होता है। अगर आप कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके फ्यूल डलवाते हैं तो आपको कुछ पैसे रिटर्न हो जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जब फ्यूल परचेस करते हैं तो आपको एक जीएसटी कटता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। वो जीएसटी आपको वैल्यू के हिसाब से रिटर्न हो जाता है। आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, इस तरह के आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं अगर आपको एज अ वेलकम बेनिफिट। फिर आपको कैशबैक मिलता है मूवी टिकट्स में, मतलब आपको फ्री मूवी टिकट्स मिल जाएंगे या फिर आपको कैशबैक मिल जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू मूवी टिकट बुक करते हैं तो। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं ईएमआई में। मतलब कि क्या होता है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप कोई भी जाके प्रोडक्ट किसी भी अच्छे ब्रांड शॉप में जाके वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड देके कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके पे कर सकते हैं। फिर आपने जो भी क्रेडिट कार्ड पे खर्चे किए हैं उसको आप मंथ, अगर आपके पास मंथ के एंड में पैसे देने के लिए नहीं है तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरह से और भी बहुत सारे फीचर्स आपको बताएगा सेल्स मैनेजर जो क्रेडिट कार्ड का रहेगा। फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो ज़रूर कुछ हिडन चीज़ें भी होंगी जो आपको बताई नहीं जा रही हैं। तो आपको कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में सेल्स मैनेजर बताएगा, जैसे कि आपको एक
अच्छी क्रेडिट लिमिट मिलेगी इसका जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो। अगर आपकी सैलरी के हिसाब से या फिर आपकी इनकम के हिसाब से अच्छी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। क्रेडिट लिमिट बेसिकली क्या होती है कि आप उस मंथ में उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके इतने पैसे तक खर्चा कर सकते हैं। अब वो 1 लाख रुपए भी हो सकती है, वो 10 लाख रुपए भी हो सकती है। वो क्रेडिट लिमिट मतलब कि आप बैंक से इतना पैसा आप क्रेडिट पे ले सकते हैं जो कि आपको अपने साइकिल पे चुकाना पड़ेगा। अब आपको बताएंगे कि 45 डेज का क्रेडिट साइकिल होता है, मतलब आपको जो भी पैसा आप लेते हैं उसको 45 दिन के अंदर आपको चुकाना रहेगा। 30 दिन का बिलिंग साइकिल होता है, मतलब हर 30 दिन में आपका बिल जनरेट होगा। फिर आपको ये बताएंगे कि अगर आप पूरा पैसा समय पे कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इट विल बी फ्री विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मिनिमम ड्यू पे कर देंगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। अब मिनिमम ड्यू का जो कॉन्सेप्ट है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर आप मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं मंथ के एंड में इसकी बिलिंग साइकिल पे तो आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी कुछ। फिर आपको बोल बताएगा कि अगर आप पार्शियल पेमेंट कर देते हैं तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पेंडिंग अमाउंट पे। फिर आप जो आपका बिल बनता है क्रेडिट कार्ड का उसको आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको बताएगा कि इससे आपका क्रेडिट जो सिबिल स्कोर है, क्रेडिट सिबिल स्कोर वो भी बेटर होता है, क्योंकि आप अगर आप रेगुलर पेमेंट करते रहते हैं और क्रेडिट कार्ड की तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता है। फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर मिलते हैं ई कॉमर्स साइट्स पे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करते हैं तो। जैसे कि अगर आप मोबाइल खरीदते हैं ई कॉमर्स साइट से तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है उस पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर। ये स्कीम सारी आपको ई कॉमर्स साइट पर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे दिखेगी कि उनका किस बैंक के साथ टाई अप है, उस बैंक के साथ वो एक्स्ट्रा एक आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने पे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिलता है। फिर आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रेडिट कार्ड के साथ क्या होता है, एक ऑफर चलते रहते हैं जिसमें कि आपको अगर आपको कुछ लोन चाहिए तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ बटन क्लिक करके मिल जाता है। फिर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड भी रख सकते हैं अपने पास और अलग अलग साइकिल के, जिससे कि आप अपनी पेमेंट या फिर आपने छोटा बिजनेस है तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं। इसका पेमेंट उधर कर दिया, उसका पेमेंट उधर कर दिया, इस तरह से। फिर आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। अगला है आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। मतलब अगर आपको कैश की कुछ इमीडिएट ज़रूरत है जहाँ पे आपको कार्ड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाके एटीएम से क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप सीधे एटीएम से कैश निकाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसके कुछ चार्जेस लगते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मालूम पड़ती हैं। आपको लगता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप जाके खुद भी थोड़ी रिसर्च करते हैं और आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जानने की कोशिश करते हैं बैंक की वेबसाइट पे जाके कि क्या है इसमें। आप मिनिमम ड्यू, जैसे उन्होंने बताया था कि मिनिमम ड्यू की कुछ कंडीशंस हैं, वो आप जानने की कोशिश करते हैं। फिर आप पेंडिंग पेमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें कितना इंटरेस्ट लगता है, क्या होता है। इस तरह से कैश विड्रॉल में आपको चार्जेस लगते हैं 2.5%। तो ये सब चीज़ें आपको बैंक की वेबसाइट पे कुछ मिल जाती हैं। और इस तरह से कुछ और छोटे छोटे चार्जेस जो होते हैं वो, जैसे कि विड्रॉल चार्जेस या फिर आप इंटरनेशनल चार्जेस या फिर आप अगर फ्यूल डलवाते हैं तो चार्जेस, इस तरह से आपको कुछ जानकारी बैंक की वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड के उसमें जाके मिल जाती है। तो आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करती हूँ और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते दौरान मैं अगर समय पे पेमेंट करूँगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर नहीं भी करती हूँ और मिनिमम ड्यू पे कर देती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका मन बनाती हैं कि ये सब तो मैं अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ और ये मेरे बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और आप अप्लाई करती हैं। आप अप्लाई करती हैं, उसके 7 दिन के बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, आप बहुत खुश होते हैं और फिर आप शॉपिंग करना शुरू करते हैं। पहले आप ज्वेलरी खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, आप जाके क्लोथ्स वगैरह खरीदते हैं, फिर आप जाके फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में जाके क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। इस तरह से आपकी क्रेडिट कार्ड की जर्नी चलती रहती है। आप ग्रोसरी खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड से, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, आप कुछ लीजर एक्टिविटी जैसे कि मूवीज़ वगैरह देखते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। इस तरह से आप रेगुलरली क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और अपनी पेमेंट रेगुलरली करते रहते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, एक महीना आता है जब आपके वहाँ कोई त्योहार है बहुत सारे, और फिर उसके बाद शादी विवाह है। तो इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके सारी शॉपिंग करते हैं और बिल आता है आपका 2,31,340 रुपये उस महीने का। किसी भी एक पर्टिकुलर महीने का अभी तक आपने रेगुलर पेमेंट किया है, और लेकिन इस महीने जो आपने शॉपिंग करी है
उसका अब जब बिल जनरेट हुआ है तो वो आ गया है 2,31,340 रुपये। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा बिल है तो ये बिल देख के आपको टेंशन हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ सके। तो इस सिनारियो क्रिएट करने के लिए हमने कुछ डेट्स डिसाइड करी हैं, कुछ नंबर्स डिसाइड कर रहे हैं जो आपको आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज की डेट तक, मतलब कि ये जो हमने सिनारियो क्रिएट किया है उसमें जो बिलिंग साइकिल हमने बनाई है, 2,31,340 रुपये का जो बिल आया है आपका, उस तारीख तक आपके सारे क्रेडिट कार्ड के बिल जो हैं वो ड्यू डेट के पहले पेड हैं और कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है। सिर्फ आपका जो इस महीने का बिल आया है 2,31,340 रुपये, यही आपका ड्यू है जो पेंडिंग है, उसके अलावा पहले का कुछ भी पेंडिंग नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि आज की तारीख जो है वो है 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को ही आपका बिल जनरेट होता है। ठीक है, तो और करंट बिल जो है वो है 2,31,340 रुपये। और ये जो बिल साइकिल हमने मानी है वो मानी हमने 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। इसका मतलब है कि आपने जो भी खर्चे किए हैं 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक वही इस बिल के अंदर है। मतलब कि 2,31,340 रुपये जो हैं वो ही आपने खर्चे किए हैं 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, और इसकी पेमेंट डेट है 15 नवंबर। ठीक है, तो ये आपका पूरा बिलिंग साइकिल और ड्यू डेट की साइकिल हो गई। अब इसमें जो आपको मिनिमम अमाउंट पे करना है, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना है वो है 11,340 रुपये लगभग। ठीक है, ये कैलकुलेशन से निकलता है जो आगे अपन समझेंगे। तो ये आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना है 11,340 रुपये लगभग। तो अगर आप पूरा पैसा, मतलब कि 2,31,340 रुपये पूरा पैसा 15 नवंबर के पहले पे कर देते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और आप एज इट इज़ अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी, मैंने बताया आपको कि आपका जो बिलिंग साइकिल था वो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर था, और आपको जो पेमेंट करना है वो 15 नवंबर तक करना है। जैसा कि हमने पहले समझा था कि आपकी जो क्रेडिट साइकिल रहेगी वो आप या फिर क्रेडिट अवेलेबिलिटी रहेगी वो 45 दिन की रहेगी। मगर यहाँ कैच ये है कि क्या आपको क्रेडिट साइकिल जो 45 दिन बताया गया है या जनरली बताई जाती है वो 45 दिन नहीं होती है, वो असल में होता है रिड्यूसिंग 45 दिन। तो ये एक मार्केटिंग गिमिक है जिसमें कि कंपनीज आपको बताती हैं कि आपको 45 दिन की क्रेडिट साइकिल मिल रही है। इनफैक्ट ये रिड्यूसिंग 45 दिन है। मतलब कि आपका जो बिलिंग साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आपको बिल पे करना है 15 नवंबर को। मगर जो आपने 31 अक्टूबर को जो खरीदा है सामान, ये खर्चा किया है, उसका बिल भी आपको 15 नवंबर को ही पे करना है। समझते हैं आगे। देखिए, जैसे कि आपने 1 अक्टूबर को कोई भी सामान पे किया, तो कोई भी सामान का खरीदा, उसका बिल आपको 15 नवंबर को पे करना है क्योंकि वही आपकी ड्यू डेट है पेमेंट करने की। तो उसकी क्रेडिट हो गई 45 डेज़ की। अब कोई सामान आपने 21 अक्टूबर को खरीदा, तो उसका बिल जो है वो भी आपको 31 अक्टूबर को जनरेट होगा, और उसका पेमेंट भी आपको 15 नवंबर को ही करना है, तो उसकी क्रेडिट हो गई 25 दिन की। उसी तरह से कोई सामान आपने 31 अक्टूबर को ही खरीदा और बिल जनरेट हुआ 31 अक्टूबर को, तो उसका पेमेंट भी आपको 15 नवंबर को ही करना है। इसका मतलब कि आपकी जो क्रेडिट साइकिल हो गई वो हो गई 15 दिन की। मतलब जो सामान आपने 31 अक्टूबर को खरीदा उसकी पेमेंट आपको 15 नवंबर को ही करनी है, तो आपको सिर्फ 15 दिन ही मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अगर आप पहले तारीख को ही खरीद लेते हैं सामान, ये पहले दिन ही खरीद लेते हैं अपने साइकिल के, तो आपको 45 दिन का क्रेडिट मिल रहा है। मगर अगर आप आखिरी दिन खरीद रहे हैं अपने बिलिंग साइकिल के, तो आपको सिर्फ 15 दिन का ही क्रेडिट मिल रहा है। तो इसमें ये सजेशन दे सकते हैं कि अगर आपको पता है आपकी आपकी अगर आप प्लान कर सकते हैं तो आपको करना ये चाहिए कि आपके जो पहला बिलिंग डेट है साइकिल, पहली बिलिंग साइकिल की पहली डेट जो है जो भी है, उसी दिन आप शॉपिंग कर लो या 2-4 दिन में कर लो, तो आपको पूरा 40 से 45 दिन के लगभग क्रेडिट मिल जाएगा बिना एक किसी इंटरेस्ट या चार्जेस के। अब हम मानते हैं, हमने माना था कि जो हमारी बिलिंग साइकिल थी वो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर थी, और हमारा ड्यू डेट था 15 नवंबर। ठीक है, बिल हमारा जनरेट हुआ था 31 अक्टूबर को 2,31,340 रुपीज़ का, और आज की डेट जो है वो मान लेते हैं हम 15 नवंबर है। मतलब कि आज के दिन तक आपको पूरा पैसा पे करना था, 2,31,340 रुपये।
ठीक है। अब इसमें 4 कंडीशन अराइज होती हैं। पहली कंडीशन कि आपने ये पूरा पैसा बिफोर द ड्यू डेट और ऑन द ड्यू डेट पे कर दिया, मतलब कि 15 नवंबर के पहले या 15 नवंबर को पूरा अमाउंट पे कर दिया। अगर ऐसा आपने किया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने पूरा पैसा समय पे कर दिया है, तो फिर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा। सेकंड कंडीशन अराइज होती है कि आपने मिनिमम ड्यू भी पे नहीं कर पाए बिफोर द ड्यू डेट या ऑन द ड्यू डेट। अगर आपने मिनिमम ड्यू भी पे नहीं करा, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है कि आपने सिर्फ मिनिमम ड्यू ही पे करा है बिफोर द ड्यू डेट और ऑन द ड्यू डेट, मतलब बाकी पैसा आपने पे नहीं करा है, सिर्फ जो मिनिमम ड्यू आपको बताया जा रहा था वही आपने पे करा है। चौथी कंडीशन होती है कि आपने मिनिमम ड्यू तो पे करा है, उसके साथ और भी थोड़ा अमाउंट पे करा है, पर पूरा अमाउंट पे नहीं करा है, ठीक है ना। तो ये 4 कंडीशन राइज होती है कि आपने मिनिमम ड्यू के साथ जैसे कि 11,340 रुपये जो मिनिमम ड्यू था, उसके अलावा और भी अमाउंट पे कर दिया है। कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो 1 लाख 2 लाख आपने, पर पूरा नहीं करा है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन अराइज हो सकती है। तो पहली कंडीशन में तो क्लियर है भाई कि अगर आपने पूरा पैसा पे कर दिया समय पर, तो फिर आपको कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। हम मान रहे हैं कि आपने मिनिमम ड्यू भी पे नहीं करा है, मतलब कि मिनिमम ड्यू से कम पे करा है या एक भी पैसा पे नहीं करा है। तो ये करेंट बिल मान लीजिए 2,31,340 रुपये था, आपने पे किया है 8,000 रुपये। ये हम मान रहे हैं कि आपने 15 तारीख को या उससे पहले 15 नवंबर के पहले या 15 नवंबर तक सिर्फ 8,000 रुपये पे किए हैं या फिर 8,000 रुपीज़ पे किए हैं। तो आपने मिनिमम ड्यू पे नहीं करा, और मिनिमम ड्यू कितना पेंडिंग रह गया आपका? टोटल मिनिमम ड्यू था 11,340, उसमें से आपने 8,000 पे किया, तो रिमेनिंग बच गया 3,340 रुपीज़, जो मिनिमम ड्यू पे बच गया। टोटल अमाउंट में कितना बच गया? टोटल अमाउंट में बच गया 2,31,340 रुपये में से आपने सिर्फ 8,000 रुपये पे किया है, तो 2,23,000 रुपये, 2,23,340 रुपये बच गया, ठीक है, टोटल अमाउंट में से। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है। अब अपन इंटरेस्ट के बारे में आगे समझेंगे, पहले पेनल्टी के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपने मिनिमम ड्यू भी पे नहीं करा है तो आपको पेनल्टी लगेगी। अब वो पेनल्टी क्या है? अगर टोटल अमाउंट जो ड्यू है वो 500 रुपये तक है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर टोटल अमाउंट ड्यू जो है वो 500 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक है तो आपको 500 रुपये पेनल्टी लगेगी। अगर टोटल अमाउंट ड्यू जो है वो 5,000 रुपीज़ से लेके 5,001 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ तक है तो वो आपको पेनल्टी लगेगी 750 रुपीज़। अगर टोटल अमाउंट ड्यू जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको 1,200 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी। और अगर आपने 2 साइकिल कंसेक्यूटिव साइकिल में अपना मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करा है तो आपकी जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसमें 100 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे हर बार, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो क्लियर नहीं करते हैं। तो ये मिनिमम अमाउंट ड्यू की कंडीशन हो गई कि आपको इतनी पेनल्टी लगती जाएगी। अब ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, ये अमाउंट हो सकता है किसी बैंक में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है किसी बैंक में थोड़ा कम हो। हमने एक पर्टिकुलर बैंक का लिया है जो टॉप बैंक्स में आता है। कंडीशन नंबर 3, तो कंडीशन नंबर 3 में यह है कि करंट बिल 2,31,340 था, इसमें से आपने 11,340 पे कर दिया है, तो मिनिमम ड्यू आपका पे है, मतलब कि कोई भी मिनिमम ड्यू पेंडिंग नहीं है, और टोटल अमाउंट में से आपका 2,20,000 रिमेनिंग है, क्योंकि बिल 2,31,340 था, तो टोटल अमाउंट में से आपने सिर्फ 11,340 पे किया है, इसका मतलब 2,22,000 पेंडिंग है। तो जो आपको है, क्योंकि आपने मिनिमम ड्यू पे कर दिया है तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी वेव्ड ऑफ हो जाएगी, पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा? तो ये मैंने एक बैंक की वेबसाइट से, जो कि इंडिया का टॉप बैंक में से है, उसमें से ये आपको एज इट इज़ कॉपी करके डाला है कि इंटरेस्ट इफ़ यू रीपे योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज इन फुल एवरी मंथ बिफोर द ड्यू डेट देन यू डोंट हैव टू पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन योर क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बट इफ़ यू कैरी फॉरवर्ड एनी अमाउंट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड ड्यू। इसका मतलब, कैरी फॉरवर्ड का मतलब, अगर आपने ड्यू डेट तक अपना पेंडिंग अमाउंट पे नहीं करा है और अब वो नेक्स्ट मंथ के लिए आगे बढ़ गया है तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट
के हिसाब से पेंडिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कुछ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये बेसिकली टिपिकली 3% से 4% मंथली होता है। इसका मायने ये है कि 36% से लेके 48% तक उस पर्टिकुलर बैंक के ईयरली एनुअल चार्जेस लगते हैं। लेकिन दूसरे बैंकों में भी ये लगते हैं चार्जेस, जो कि 36% से लेके 55% तक एनुअल रेट पे लगते हैं। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो अगर आप समय पे पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा। अच्छा, बैंक क्योंकि आपका ये अमाउंट पेंडिंग हो रहा है आपकी ड्यू डेट तक, तो बैंक आपको एक ऑप्शन देती है कि आपको ये आपके ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज ना लगे। तो बैंक आपको एक ऑप्शन देती है कि आप ये जो पेंडिंग अमाउंट है इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब कि इसको लिक लोन में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि आपको एक ईएमआई के फॉर्म में आपके हर मंथ की बिलिंग साइकिल में ऐड होता जाएगा। अब इसमें क्या होता है, आपको बैंक्स जो होते हैं वो टेन्योर प्रोवाइड करते हैं 6 महीने से लेके 24 मंथ्स का, कि इस बीच में आप कभी भी अपना सिलेक्ट कर लीजिए और उस हिसाब से वो उसकी ईएमआई कन्वर्ट कर देंगे और उस हिसाब से आपको बैंक को वो पे करना रहेगा। हर महीने आपकी बिलिंग साइकिल में उतना अमाउंट ईएमआई के तौर पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी क्योंकि बैंक आपको लोन दे रही है तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जो कि 18% से 21% पर एनएम के बीच में होता है। और इसके अलावा कुछ और खर्चे भी चार्ज करती है, जैसे कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस और जीएसटी लगता है आपको आपकी हर ईएमआई के ऊपर, जो कि 18% से 21% के ऊपर होता है। तो अगर आपके पास ड्यू डेट तक पेमेंट करने के ऑप्शन नहीं है और अमाउंट पेंडिंग बड़ा है, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि आप कितने दिन में कितने महीनों में इसको पे कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने सेलेक्ट किया, तो ये जो पक्का पेंडिंग अमाउंट है 2,20,000, इसको बैंक डिवाइड करेगी 6 से और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी और हर महीने आपकी बिलिंग साइकिल में उतना अमाउंट जो भी बनता है वो ऐड होता जाएगा और उसको आपको हर महीने पे करना रहेगा, अपार्ट फ्रॉम योर उस महीने का जो भी खर्चा है उसके ऊपर। ठीक है। अगला है कंडीशन नंबर 4, कि आपने पार्शली अमाउंट पे कर दिया है, मतलब कि मिनिमम ड्यू तो पे करा है, उसके अलावा और भी कुछ अमाउंट पे कर दिया है पर पूरा नहीं करा है, कुछ अमाउंट पेंडिंग रह जाता है। अब समझते हैं कि क्योंकि मिनिमम ड्यू आपने पे कर दिया है तो वो ज़ीरो हो गया, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आपको। अब क्योंकि आपने पूरा अमाउंट पे नहीं करा है तो आपने कुछ अमाउंट पे किया है, हम मान रहे हैं कि आपने 2,11,340 रुपये पे कर दिया, मतलब कि 2,11,340 रुपीज़ आपने कहीं से भी पे कर दिया ड्यू डेट के पहले या फिर उस ड्यू डेट पर। तो आपका पेंडिंग अमाउंट कितना बचता है, आपका बिल था 2,31,340 रुपीज़ का, आपने पे कर दिया 2,11,340, तो आपका पेंडिंग अमाउंट बचता है 20,000 रुपीज़। ये हम सब अज्यूम कर रहे हैं। आप हर पर्सन का ये वेरी करेगा, खर्चा वेरी करेगा, पेंडिंग अमाउंट वेरी करेगा, पर हम हमें सरलता से समझाने के लिए, इजी वे में समझाने के लिए हम ये सारे फिगर्स जो है अज्यूम कर रहे हैं। तो आपका पेंडिंग अमाउंट कितना हो गया, 20,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ड्यू डेट। ठीक है। तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि आपने मिनिमम ड्यू पे कर दिया था। ठीक है। आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सिस बैंक जो एक नामी बैंक है इंडिया का, उसके इसके कंडीशंस जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं उस समय आपको क्या कंडीशन बताई जाती है इंटरेस्ट चार्ज पे करने के। तो आप लास्ट वाला पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट रेट। इफ़ यू repay your credit card dues in full every month before the due date, then you don't have to pay an interest rate on your credit card outstanding amount. But if you carry forward any amount on your credit card dues, then you do incur an interest rate on the pending amount. ये अंडरलाइन समझिए आप, देन यू डू इनकर एन इंटरेस्ट रेट ऑन द पेंडिंग अमाउंट, मतलब कि जो भी बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा, यही लिखा हुआ है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 3 से 4% मंथली के हिसाब से होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब आगे समझते हैं कि कंडीशन नंबर 4, कि आपने कुछ अमाउंट पे कर दिया था, इसमें पेंडिंग अमाउंट बच रहा था 20,000 रुपये। ठीक है ना। तो अगर आप ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया बैंक का, इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका बनता है 3 से 4% के बीच में पर मंथ के हिसाब से, या फिर आप उसको 36/12 कर सकते हैं तब भी 3% आएगा। तो 3% से 4% के बीच में आपको लगना चाहिए इंटरेस्ट जो पेंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर। मतलब कि अगर अपन 4% भी ले लेते हैं तो आपका 20,000 का 4% होता है 800 रुपये। यही कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर 4% इंटरेस्ट हमको चार्ज कर रही है बैंक
जो पेंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर, तो हमको लगना चाहिए 20,000 का 4%, मतलब कि 800 रुपीज़ अगली बिलिंग साइकिल में हमको एक्स्ट्रा लगना चाहिए। ठीक है ना? मतलब कि जो 20,000 पेंडिंग है प्लस 800, मतलब 20,800 रुपीज़, प्लस जो उस बिलिंग साइकिल में हम जो भी स्पेंड करेंगे, मतलब कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हम जो भी खर्चे करेंगे उसका। और इसका जो ड्यू डेट आएगा वो 15 दिसंबर आएगा, यही अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है ना? मतलब अगली बिलिंग साइकिल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हम जो भी खर्चे करेंगे, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये खर्चे किए, तो टोटल बिल जो होगा 20,800 प्लस जो भी हमने 10,000 रुपये खर्चा करें उसका बिल, और उसको हमको पे करना पड़ेगा 15 दिसंबर तक। ये समझ में आ रहा है? अगर हम समझते हैं साइकिल के हिसाब से, पूरा डिटेल समझते हैं। हम मानते हैं पहली साइकिल हमारी 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक थी। 30 अक्टूबर को हमारा बिल जनरेट हुआ, जिसकी ड्यू डेट थी 15 नवंबर। ये तो हमने समझ लिया। उस महीने हमने खर्चा किया 2,31,340 रुपये, या फिर 2,31,340 रुपीज़। कोई हमारा प्रीवियस पेंडिंग नहीं था। ठीक है? क्योंकि प्रीवियस पेंडिंग नहीं था तो हमें कोई पेनल्टी भी नहीं लगा, इंटरेस्ट भी नहीं लगा, और कुछ भी, किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगा। अब 15 नवंबर को हमने इसमें से 2,11,340 रुपये पे कर दिया। रिमेनिंग कितना बच गया? 20,000 रुपीज़। ठीक है? अब हम आते हैं साइकिल नंबर 2 पे। साइकिल नंबर 2 जो चलेगी वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। ठीक है ना? अब इसका बिलिंग डेट जो रहेगा वो 30 नवंबर रहेगा। ठीक है? और ड्यू डेट जो रहेगा 15 दिसंबर रहेगा। इसमें हमने मान लीजिए 10,000 रुपीज़ खर्चा करे इस महीने में, पूरे इस महीने के दौरान, और हमारा प्रीवियस पेंडिंग जो था वो 20,000 रुपये था, 20,000 रुपीज़। और उस पे जो इंटरेस्ट या पेनल्टी लगी थी, इंटरेस्ट चार्जेस लगे थे, वो 800 रुपीज़ लगे थे, तो टोटल हो गया था 20,800 रुपीज़। इस महीने का हमारा खर्च 10,000 रुपीज़, प्लस पिछले महीने का पेंडिंग और इंटरेस्ट मिला के 20,800 रुपीज़, तो टोटल होता है 30,800 रुपीज़। यही होना चाहिए अगर हम सिंपल समझें तो, जो हमने पढ़ा अभी तक टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। ठीक है? अब हम साइकिल नंबर 3 में आते हैं। साइकिल नंबर 3 जो रहेगी वो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक रहेगी, और इसकी जो बिलिंग डेट रहेगी वो 31 दिसंबर रहेगी, और इसकी जो ड्यू डेट रहेगी वो 15 जनवरी रहेगी, और इसी तरह से बाकी बाकी चीज़ें चलेंगी। ठीक है ना? ये 3 साइकिल आप समझ गए। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 1 नवंबर से 30 नवंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, और उसकी बिलिंग डेट और उसकी ड्यू डेट। ठीक है? क्लियर हो गया? अब आगे समझते हैं। आपको ये अपन ने कैलकुलेट किया 4% के हिसाब से या 4% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट 800 रुपीज़, जो कि हमको अगले ड्यू डेट के पहले पेंडिंग अमाउंट, और ये जो 800 रुपीज़ इंटरेस्ट है ये पे करना है। हम यही समझ रहे हैं, पर ये गलत है। ठीक है? मतलब कि जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमें सिर्फ जो पेंडिंग अमाउंट है 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, और उस पर इंटरेस्ट 800 रुपीज़, तो और इस महीने का खर्चा 10,000 रुपीज़, तो टोटल 30,800 रुपीज़ पे करना है अगली साइकिल में, यानी कि 15 दिसंबर तक। तो ये बिल्कुल गलत है। अब आपको जब उन्होंने बताया था फीचर्स और बेनिफिट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस, और आपके बैंक वेबसाइट पे आपने जो पढ़ा था, अगर आपने वो समझ के ये सब, आपने ये पेंडिंग अमाउंट छोड़ दिया है, तो अब आपको हम बताते हैं कुछ हिडन पार्ट्स के बारे में, जो बैंक्स आपको बताते नहीं हैं, और उनके वेबसाइट पे भी ये हिडन, एक नीचे एक छोटा सा लिंक रहता है, उस पर अगर आप ढूंढेंगे जाके, पीडीएफ फाइल खोलेंगे, उसमें पीडीएफ फाइल के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं, उसमें से बीच में कहीं आपको जाके ये चीज़ मिलेगी जो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। अब इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, वरना आप, अगर आप बड़ा ड्यू अमाउंट पेंडिंग रखते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आगे समझते हैं। जैसा कि हमने समझा था कि हमारी पहली साइकिल थी 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, और ड्यू डेट थी 15 नवंबर तक। ये तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको, मैंने इतनी बार बोल दिया है। तो हम ये बिल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस उस महीने 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक क्या क्या हमने खर्चे करे थे। ठीक है? हमने सिंपल रखने के लिए मोटा मोटा अमाउंट रखा है, बाकी खर्चे तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये भी ऐसे होते हैं, तो पर उसमें बिल बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने सिंपल सिंपल रखा है, सिर्फ समझने के लिए। हमने माना कि हमने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपीज़ का कुछ ऑनलाइन परचेस किया था। ठीक है? सेकेंड, हमने 5 अक्टूबर को 50,000 रुपीज़ की कुछ ज्वेलरी खरीदी थी। थर्ड, हमने 10 अक्टूबर को 50,000 की जो ग्रोसरी खरीदी थी। फोर्थ, हमने 20 अक्टूबर को 50,000 का ट्रैवलिंग कर ली थी। और
क्योंकि हम ट्रैवल करने गए थे तो 31 अक्टूबर तक हमने 31,340 रुपीज़ के कुछ मिसलीनियस खर्चे कर दिए थे। तो इस तरह से हमारा टोटल अमाउंट जो हो गया था वो हो गया था 2,31,340 रुपीज़। ये हमने बहुत सिंपल रखा है, जिससे कि हमारा जो पेंडिंग अमाउंट है वो दिखाए और सिंपल हम समझ सकें बिल कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो ये 2,31,340 रुपीज़ हमारा टोटल ड्यू है, जो कि 15 नवंबर को पे हमको करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो अमाउंट हमारा ड्यू होता है इसके ऊपर बैंक से करती है एक फिक्स परसेंटेज होता है, जो कि 2% से लेके 5% तक रहता है। उस परसेंट को वो मिनिमम ड्यू अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5% है तो 5% को मिनिमम ड्यू अज्यूम कर लेंगे और उतना अमाउंट आपको पे करना ही करना है ड्यू डेट के पहले, अगर आपको पेनाल्टी नहीं पे करनी है तो। हमने अज्यूम करा है कि 4.9% बैंक ने डिसाइड किया है कि मिनिमम ड्यू है जो पे करना है। तो मिनिमम ड्यू हो गया 11,340 रुपीज़, क्योंकि हमको सिंपल फिगर्स रखने हैं, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स रखेंगे तो समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने ये सिंपल फिगर रखे हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मिनिमम ड्यू अमाउंट हो गया 11,340 रुपीज़ जो हमने पे कर दिया था। ठीक है, अब ये हो गया साइकिल नंबर 1 के हमारे खर्चे। अब हम आते हैं साइकिल नंबर 2 पे, जो जो कि हमने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हमने जो भी खर्चे करे हैं उसका बिल है, जिसकी ड्यू डेट है 15 दिसंबर। ठीक है, 15 दिसंबर तक हमको पे करना है। तो हम समझते हैं इसमें क्या होगा कि जो भी हमने अमाउंट हमारा ड्यू था 31 तारीख को, मतलब कि 2,31,340 रुपीज़ जो हमारा बिल जनरेट हुआ था, क्योंकि ड्यू डेट तो 15 नवंबर है, वो अगले बिलिंग साइकिल के बीच में आती है। तो हमारा जो अगले साइकिल का बिल बनेगा उसमें जो ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा वो पिछले जो मंथ के जो बिलिंग साइकिल है उसका टोटल ड्यू का अमाउंट दिखाएगा। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस जो क्या हो गया 2,31,340 रुपीज़। ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा साइकिल नंबर 1 का। ठीक है, इसके बाद हमने साइकिल नंबर 2 में 1 नवंबर को खर्चे किए 4,000 रुपीज़, कुछ भी परचेज किया। ठीक है, इसमें 15 नवंबर को हमने क्या करा, हमने हमने क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि उस दिन ड्यू डेट थी, तो हमने 2,11,340 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया 15 नवंबर को। ठीक है, थर्ड हमने 10 अक्टूबर को 6,000 रुपीज़ का कुछ परचेज़ किया। तो इस तरह से हमने जो टोटल परचेज़ किया वो 10,000 रुपीज़ का करा। अब इसमें एक नई एंट्री आपको दिखेगी जब साइकिल नंबर 2 में आप जाएंगे, डेबिट इंटरेस्ट नाम से। ये क्या होगा, जो भी आपने आपने पेमेंट नहीं करा है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने आपको, क्रेडिट कार्ड ने, वो एंट्री आएगी और वो आएगी 10,545 रुपीज़ 0.2828 पैसा। ठीक है, ये आपकी एंट्री आ जाएगी जो कि आपको इंटरेस्ट पे करना है अगली साइकिल में। ठीक है, और इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको जीएसटी चार्ज होगा 1,898 रुपीज़ 15 पैसा, जो कि आपका इस इंटरेस्ट के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो। ठीक है, और आपका जो पिछले महीने का पेंडिंग था, क्योंकि आपने 2,11,340 रुपीज़ पे किए थे, तो आपका पेंडिंग 20,000 रुपीज़ था, वो उसकी एंट्री आ जाएगी कि वो आपको पे करना है। ठीक है ना, तो ये 3 एंट्री आपको आ जाएगी। और ये एंट्री कब आएगी 20,000 की, ड्यू डेट खत्म होने के बाद, मतलब 15 नवंबर के बाद। अगर 16वें नवंबर को आपको 20,000 रुपये की एंट्री आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में दिख जाएगी। ठीक है, और 30 नवंबर को आपको आपके इंटरेस्ट और जीएसटी की एंट्री दिख जाएगी। ठीक है, अब टोटल जो आपका बिल बनेगा साइकिल नंबर 2 का वो बनेगा 42,443 रुपीज़ 43 पैसा। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा साइकिल नंबर 2 का। ठीक है, अब आपने तो देखा था कि हमारा जो पिछले महीने का खर्चा हमने 10,000 रुपीज़ ही करा है, कोई चेंज नहीं करा है, मगर हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो 42,000 रुपीज़ 443 रुपीज़ और 43 पैसा आ रहा है। हमारा जो हमने निकाला था 4% इंटरेस्ट लगा के, वो हमने निकाला था 800 रुपीज़, उसके हिसाब से वो टोटल हो रहा था 30,800 रुपीज़ पेंडिंग मिला वगैरह मिला के। यहाँ लेकिन बिल आया हमारा 42,443 रुपीज़ 43 पैसा। तो आपको एक जोरदार झटका लगा कि ये इतना कैसे आ गया। तो उसको समझते हैं कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया इन्होंने साइकिल नंबर 2 में। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने साइकिल नंबर 1 में 1 अक्टूबर को 50,000 रुपये की शॉपिंग करी थी। तो उसका जो बिलिंग पीरियड चला वो चला 1 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। ठीक है ना, मतलब आपने 1 अक्टूबर को बैंक से 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिए और उसका जो ड्यू डेट थी वो 15 नवंबर थी। तो इस तरह से ये कुल 45 दिन या 46 दिन हो गए लगभग। ठीक है, अब
बैंक क्या करता है कि ये 50,000 रुपये पे 46 दिन के लिए 3.75% इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपको पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो आपको इस पे लगेगा इंटरेस्ट 2,846 रुपये 25 पैसे। ठीक है, अगला आपने जो खर्चा किया था वो 5 अक्टूबर को किया था, अगेन 50,000 रुपीज़ का किया था। तो 5 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर, क्योंकि आपकी वो ड्यू डेट थी, 15 नवंबर तक आपने पे नहीं करा, तो 5 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक टोटल होते हैं 41 डेज। तो ये 41 डेज के ऊपर आपको 3.75% इंटरेस्ट लगा मंथली। तो आपका हो गया इंटरेस्ट 2536 रुपीज़ 0.87 पैसा। थर्ड, आपको 10 अक्टूबर को आपने परचेस किया था 50,000 रुपये का गेन, तो 10 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक टोटल 36 दिन होते हैं, तो आपको 36 दिन का 50,000 के ऊपर 3.75% का इंटरेस्ट लगा, वो हो गया आपका 2227 रुपीज़ 50 पैसा। इसी तरह से 20 अक्टूबर को भी आपने 50,000 रुपीज़ का परचेस किया था, तो उसके नंबर ऑफ डेज़ हो गए 20 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक 26 डेज़। इस तरह से आपको उसमें भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ 1608.75 पैसा। अगला आपने 31 अक्टूबर को 31,340 रुपीज़ का खर्चा किया था, तो उस पर आपको नंबर ऑफ डेज़ हो गए 16, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगा, तो उसका हो गया 620 रुपीज़ 53 पैसा। और आपने जो सेकंड साइकिल में जो आपने खर्चे किए थे 4,000 रुपये का 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक 31 डेज होते हैं, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगा 153 रुपीज़ 45 पैसा। ठीक है, अगला आपने 10 अक्टूबर को 6,000 रुपीज़ का खर्चा किया था, तो 10 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक टोटल 21 दिन होते हैं, उसके ऊपर आपको 3.75 रुपये % इंटरेस्ट लगा, तो वो हो गया 155 रुपीज़। और आपका जो प्रीवियस 20,000 रुपये पेंडिंग था, कब से पेंडिंग था? ड्यू डेट से, मतलब कि 15 नवंबर के बाद से। तो 15 नवंबर के बाद से मतलब 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, जो कि सेकेंड वाली बिलिंग साइकिल है, तब उसका बिलिंग डेट तक 16 दिन होते हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, तो वो हो गया 396 रुपीज़। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये जो मेरे को इंटरेस्ट चार्ज होना था वो पहली बिलिंग साइकिल में जो अमाउंट था उसके ऊपर होना था 20,000 के ऊपर, पर यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो चार्ज हुआ आपके पहली बिलिंग साइकिल में आपने जो भी खर्चा किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ पूरे ड्यू डेट तक, प्लस जो सेकेंड बिलिंग साइकिल में आपने जो खर्चे किए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो गया, प्लस जो पेंडिंग अमाउंट था उसके ऊपर भी आपके इंटरेस्ट चार्ज हो गया, जितना सेकंड बिलिंग साइकिल में जो दिन थे तब तक। ठीक है, तो ये सब टोटल मिला के हो गया 10,545 रुपीज़ 28 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया 10,545 रुपीज़ 28 पैसे, और इसके ऊपर 18% GST लगा, तो ये हो गया 1,898 रुपीज़ 15 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से आपका बिल हो गया जो वो 42,443.43 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि अब आप समझते हैं कि हम साइकिल नंबर 3 मतलब अगले साइकिल का बिल समझते हैं। अब अगले साइकिल में आपने देखा कि आपका जो बिल था वो था साइकिल नंबर 2 का जो बिल बना था वो बना था 42,443 रुपीज़ 43 पैसा, तो वो क्लोजिंग बैलेंस हो गया साइकिल नंबर 2 का। ठीक है ना, अब आप मान लीजिए कि आपने 5 दिसंबर को 2,000 रुपये का कुछ परचेस किया, जो साइकिल नंबर 3 का जो थी वो बिलिंग साइकिल थी 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, तो आपने 5 दिसंबर को 2,000 रुपीज़ का कुछ परचेस किया। ठीक है, आपने 15 दिसंबर को पूरा का पूरा पेमेंट 42,443 रुपीज़ 43 पैसे का पेमेंट बैंक को कर दिया, तो अब आपका कुछ प्रीवियस पेंडिंग बाकी नहीं है। ठीक है, आपने 15 दिसंबर के पहले 15 दिसंबर को जो था वो पूरा का पूरा पे कर दिया 15 जनवरी को। ठीक है, पूरा प्रीवियस पेंडिंग था जो पे कर दिया, और 25 दिसंबर को आपने 3,000 रुपये की कुछ परचेस किया। ठीक है, अब आपका जो एक इंटरेस्ट चार्ज होगा आपको वो होगा 792.90। अब आप बोलेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों मुझे चार्ज हुआ, मैंने तो पूरा पेमेंट कर दिया है, तो आप आगे समझेंगे। इस पे भी क्योंकि आपको इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो उसके ऊपर भी GST चार्ज होगा आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका बिल बनेगा 5,935 रुपीज़ 62 पैसे।
आपने खर्च सिर्फ 5,000 रुपये किए हैं इस महीने, मगर आपको पेमेंट करनी पड़ रही है 5,935 रुपीज़ एंड 62 पैसे। मतलब कि अगर आप ज़्यादा खर्च करते तो आपको ये अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट भी ज़्यादा होता और पेंडिंग अमाउंट भी ज़्यादा होता, पर क्योंकि हमने सिंपल समझने के लिए छोटा अमाउंट लिया है जिससे कि समझने में आसानी हो। ठीक है। अब क्योंकि आपने 15 दिसंबर को पूरा पेमेंट कर दिया था बैंक का जो पुराना पेंडिंग था, तो आपको क्या होगा, जो आप उसके बाद जो पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी खर्चे कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। पर आप समझ सकते हैं कि आपने जो पहले साइकिल में पेंडिंग अमाउंट रखा था उसका इंटरेस्ट आप साइकिल नंबर 3 में भी पे कर रहे हैं। तो आपको अब जोरदार झटका लगेगा कि आपने पेमेंट पेंडिंग जो किया था वो साइकिल नंबर 1 का पेमेंट पेंडिंग किया था, जिसका पेमेंट आप साइकिल नंबर 2 में कर रहे हैं पूरा। उसके बाद भी आपको साइकिल नंबर 3 में पूरा का पूरा आपको पेमेंट इंटरेस्ट फिर से चार्ज हो रहा है। तो जोर का झटका लगेगा आपको। अब समझते हैं हम इसका कैलकुलेशन। 1 दिसंबर को आपने 30,000 रुपये खर्चा किए, 3,000 रुपये खर्चा किए, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज हुआ 556 रुपीज़। 3,000 रुपये जो 30,000 रुपये जो खर्चा किए, फिर 30 नवंबर को आपके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ था 10,545 रुपीज़ 28 पैसा, वो चार्ज हुआ 30 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक, 16 दिन का वो चार्ज हुआ, तो वो आ गया 208 रुपीज़ 79 पैसा। फिर आपने 5 दिसंबर को 2,000 रुपये की शॉपिंग करी थी, तो उसके ऊपर चार्ज हुआ 5 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक 11 दिन का, तो 27 रुपये 22 पैसे। तो इस तरह से हो गया ये 792 रुपीज़ 90 पैसा। ठीक है। अब इसमें टोटल इंटरेस्ट आपको कितना चार्ज हो गया, साइकिल नंबर 2 और साइकिल नंबर 3 मिला के टोटल इंटरेस्ट आपको चार्ज हो गया 11,338 रुपीज़ 18 पैसा। और टोटल जीएसटी आपको कितना पे करना पड़ गया, वो पे करना पड़ गया 2,040 रुपीज़ 87 पैसा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल एक्स्ट्रा आपको 20,000 का जो आपने ड्यू करा था, 20,000 का आपने जो ड्यू करा था, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ गया टोटल जीएसटी मिला के, वो पे करना पड़ गया आपको 13,379 रुपीज़ और 5 पैसा। ठीक है। और जबकि आप अगली साइकिल से रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये जो है इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, क्योंकि आपने 20,000 रुपीज़ का अमाउंट पेंडिंग रखा था। ठीक है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें आपने 15 दिसंबर को पे कर दिया, तो आपको 25 दिसंबर जो है उस दिन का आपको परचेस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा, क्योंकि आपका कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं था 25 दिसंबर को। तो उसके पहले का जो भी अमाउंट था उस सब के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज होते जा रहा है ड्यू डेट तक। ठीक है ना। अब इस फिनोमिना को बोलते हैं क्रेडिट डिसकंटिन्यूएशन पीरियड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें होता यह है कि आपने जिस दिन ड्यू डेट को पेमेंट पेंडिंग नहीं करा, जो पेमेंट पूरा नहीं करा, तो एक पेमेंट पेंडिंग हो गया। क्योंकि ये पेमेंट पेंडिंग हो गया, तो बैंक ये मानता है कि आपने पूरा पेमेंट नहीं कर पाए और आपने एक वो फेल कर गए। तो आपने उस महीने जो भी खर्चे किए थे पूरे, भले आपने 20,000 रुपये की पेमेंट छोड़ी है पेंडिंग, मगर आपने जो भी खर्चे किए थे उस महीने, मतलब उस महीने की स्टार्टिंग पे, बिलिंग साइकिल की स्टार्टिंग पे, मतलब 1 अक्टूबर को बैंक ने आपको क्रेडिट देना बंद कर दिया था। ऐसा बैंक मान लेता है 15 नवंबर को बैंक ये मान लेगा कि हमने आपको क्रेडिट देना बंद कर दिया था। इसको बोलेंगे क्रेडिट डिसकंटिन्यूएशन पीरियड, क्योंकि आपने 15 नवंबर को 20,000 रुपये पेंडिंग छोड़ दिए, तो बैंक ने मान लिया कि हमने आपको क्रेडिट देना बंद कर दिया था 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर आपने जो भी खर्चे किए थे उसके ऊपर बैंक आप पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है खुला। तो आपने 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 2,31,000 रुपये खर्चा किए थे, 2,31,340 रुपये। उसके ऊपर बैंक ने आप पूरा इंटरेस्ट आपके ऊपर इम्पोज कर दिया। ठीक है। फिर आपने 20,000 रुपये जो पेंडिंग छोड़े थे, वो 20,000 रुपये आप पहले तो आपको पूरा पूरा अमाउंट पे चार्ज हो गया इंटरेस्ट। फिर वो जो 20,000 रुपये है वो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, उसके आगे भी जो बिलिंग साइकिल है उसके आगे भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, क्योंकि वो पेंडिंग रह रहा है, बिलिंग ड्यू डेट के बाद भी पेंडिंग रह रहा है, तो उसके ऊपर भी चार्ज हो रहा है। क्योंकि आपका क्रेडिट डिसकंटिन्यू है, तो आपने जो सेकंड बिल साइकिल में भी जो खर्चे किए उसके ऊपर भी पूरा आपने जो भी खर्चे किए, इस केस में हमने 10,000 रुपये माने थे, वो 10,000 रुपये भी के ऊपर भी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। ठीक है। क्योंकि आपका क्रेडिट डिसकंटिन्यू है। अब आपने सेकंड बिलिंग साइकिल था, उसका जो ड्यू डेट था उसके पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया फुल,
तो फिर आपका क्रेडिट है वो रीइंस्टेट हो जाता है और आपको उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। तो जब तक आपका पूरा पेमेंट एक बार फुल पेमेंट नहीं होता है, तब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती रहेगी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पूरे अमाउंट के ऊपर। अब आपका कहना हो सकता है कि भाई मैंने तो इसमें से इतना अमाउंट पे कर दिया था, पर ये बैंक की कंडीशन है कि आपने 2,11,340 रुपये पे कर दिए थे, तो उस ड्यू डेट के बाद से उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर वो साइकिल पे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता ही जाएगा। ये आप मैंने सभी बैंकों में क्रॉस चेक कर लिया है, यही होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपने 20,000 रुपये का जो पेमेंट ड्यू करा था उसके लिए आपको 13,000 एंड कुछ रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज करा, और बैंक ने आपको इस तरह से आपसे लेते गए। तो बेसिकली हुआ क्या कि हम जो होता है जो हमारा इन जनरल क्या होता है, जो हमारी सेविंग्स होती है, हमारी सैलरी होती है, उसमें जो पैसे खर्चा करते हैं वो हमारा पास्ट मनी रहता है। मतलब कि हमने पहले पैसे कमा लिए हैं और हम उसको आज खर्चा कर रहे हैं, तो वो 100% सेफ है, क्योंकि भाई वो पैसा हमारा है, हमने पैसे कमा लिए थे, हमने खर्चा करा। पर क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, हम कल के पैसे आज खर्चा कर रहे हैं, मतलब जो टुमारो मनी रहता है वो हम टुडे खर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए टुमारो आपके पास पैसे नहीं आते हैं जो हमने अज्यूम करा था कि हमारे पास आ जाएंगे, तो ये जो पेमेंट पेंडिंग होता है इसके ऊपर आपको एक ह्यूज लाइबिलिटी लग जाती है, क्योंकि फ्यूचर तो है वो अनसर्टेन है, और जो क्रेडिट मनी रहता है वो बहुत रिस्की होता है। अगर समय पे पेमेंट नहीं करा जाए तो एक ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनता है। इसलिए हमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत सेंसिबली करना चाहिए और उतना ही खर्चा करना चाहिए जितना हम 100% श्योर हो कि हम ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब बैंक वाले ये चीज़ें आपको क्लियरली बताते नहीं हैं कि इस तरह से ये क्रेडिट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आपके ऊपर, और अगर आप ध्यान से बिलिंग नहीं देखेंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगते चले जा रहा है, और आप ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट कर भी रहे हैं, लेकिन आपका पेमेंट इंटरेस्ट लगते चले जा रहा है और आपको पता ही नहीं है। और जब ये एक बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाएगा आपके सामने आकर, अब क्योंकि हमने साइकिल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ खर्चा 10,000 रुपये का दिखाया था उस साइकिल पे, मगर आपने अगर उस साइकिल में भी अगर लाख या 1.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए होते और उसके ऊपर भी उतना ही इंटरेस्ट लग गया होता, और साइकिल नंबर 3 में भी आपने लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए होते और आपके ऊपर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग गया होता, तो आप सोच सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट पेंडिंग अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज हो चुका होता, जो कि अभी सिर्फ 13,000 रुपये कुछ दिखा रहा है, जो कि इटसेल्फ मोर देन 60% है ऑफ द पेंडिंग अमाउंट। वो बढ़ के कितना ज़्यादा हो गया होता, हो सकता है वो डबल भी हो गया होता, जो पेंडिंग अमाउंट है उससे भी ज़्यादा हो गया होता। इसीलिए ये बात ध्यान रखना है कि आपको ड्यू डेट के पहले ही पैसे पे करने हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो, और उतना ही खर्चा करना है क्रेडिट कार्ड से जितना आप उसको चुका सकें, और कोशिश करना है वो कम से कम रहे। ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने ये क्लियरली समझा दिया होगा आपको कि क्रेडिट कार्ड का जो हिडन जो चीज़ रहती है वो किस तरह से ये बैंक चार्जेस करती हैं। ये चीज़ आपको बैंक की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगी, अगर आप बहुत ज़्यादा ढूंढेंगे तब आपको जाके ये बैंक की वेबसाइट पे जाके PDF के अंदर डाउनलोड करेंगे, उसमें जाके ढूंढेंगे तब आपको मिलेगी। तो ये आपको मैंने जानकारी दे दी है। आई होप इससे बहुत सारे लोगों का भला हो सके, बहुत सारे लोगों के पैसे बच सकें, और क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे और इसमें कुछ कमी लगी आपको तो वो भी मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं आगे और दूसरे जो वीडियो डालूँ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।